हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमारी क्लास चल रही है प्रयोगवाद युग पर, जिसकी समय सीमा मानी गई है 1943 से 1953 ईस्वी तक। प्रयोगवाद युग पर हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन क्लासेस को देखिए, जिसमें कि हमने प्रयोगवाद के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 46, असत्य कथन को चुनिए। चिंता आज्ञा का काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है, संसद से सड़क तक 2 मील का काव्य संग्रह, लोग भूल गए नागार्जुन का काव्य संग्रह। ऑप्शन ए बी सी डी सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोग भूल गए हैं नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि रघुवीर साहे का काव्य संग्रह है। ये रघुवीर साहे का, जो कि द्वितीय शतक के कवि माने जाते हैं। लोग भूल गए का रचना काल है 1982 ईस्वी। रघुवीर साहे जो कि द्वितीय शतक के कवि माने जाते हैं। चिंता आज्ञा का काव्य संग्रह है, सही आंसर है इसमें, जिसका रचना काल माना गया है 1942 ईस्वी। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है, इसका रचना काल माना गया है 1964 ईस्वी। संसद से सड़क तक 2 मील का काव्य संग्रह है और इसका रचना काल है 1972 ईस्वी। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। चिंता आज्ञा का काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है, संसद से सड़क तक 2 मील का काव्य संग्रह है, लोग भूल गए रघुवीर साहे का काव्य संग्रह है, जिसका रचना काल है 1982। याद रखना है। रघुवीर साहे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरोध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। सही आंसर बताना है। रघुवीर साहे जो कि द्वितीय शतक के कवि माने जाते हैं, इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सीढ़ियों पर धूप में, जिसका रचना काल है 1959 ईस्वी और यह इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। प्रथम काव्य संग्रह। इसमें रघुवीर साहे ने इसमें मध्यवर्गीय जीवन के दबाव व लोकतंत्र की विडंबना को व्यक्त किया है, नगरीय जीवन की विडंबना को व्यक्त किया है। इसमें सीढ़ियों में धूप, इसमें 36 कविताएं संकलित है। कितनी? 36 कविताएं संकलित है इसमें। किसमें? सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह, जो कि इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन के दबाव व लोकतंत्र की विडंबना को व्यक्त किया गया है। इसके अलावा आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, ये सारे काव्य संग्रह रघुवीर साहे के हैं। लोग भूल गए का काव्य संग्रह माना जाता है 1982 ईस्वी। हंसो हंसो जल्दी हंसो के काव्य संग्रह है 1978, इसका रचना काल माना गया है। और आत्महत्या के विरुद्ध, इसका रचना काल माना गया है 1967 ईस्वी। याद रखना है। सीढ़ियों पर धूप में 1959, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1978, लोग भूल गए 1982। सारे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। रघुवीर साहे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए, सीढ़ियों पर धूप में। कमरे में बंद अपाहिज कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए बी सी डी सही आंसर बताना है। ये चारों काव्य संग्रह किसके माने जाते हैं? तो ये चारों काव्य संग्रह है रघुवीर साहे के। रघुवीर साहे के चारों काव्य संग्रह है। आपको बताना है कि उनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह में संकलित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोग भूल गए। हमने अभी पढ़ा 1982 ईस्वी इसका रचना काल माना गया है, जिसे 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1984 में साहित्य अकादमी
पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनकी कैमरे में बंद अपाहिज इसी काव्य संग्रह में संकलित है। कौन से काव्य संग्रह में? लोग भूल गए 1982 जिसका रचनाकाल माना गया है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां जिसका रचनाकाल माना गया है 1989 इसका रचनाकाल माना गया है। ये तीनों काव्य संग्रह किसके माने जाते हैं? रघुवीर सहाय के। याद रखना है, रघुवीर सहाय जो कि द्वितीय सप्तक के कवि माने जाते हैं, इन्होंने बातचीत की शैली में सहज लेखन ये करते थे। रघुवीर सहाय की जो रचनावली है वो 6 खंडों में है। रघुवीर सहाय जो रचनावली है, इनकी रचनावली वो 6 खंडों में है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बातचीत की शैली में सहज लेखन करते थे ये। नेक्स्ट, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, पंक्तियां किसकी है? नेट परीक्षा में प्रश्न यह पूछा गया है। नेट परीक्षा में शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह की यह पंक्तियां हैं। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। शमशेर बहादुर सिंह जो कि दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। इन्हें सचेत इंद्रियों का कवि कहा जाता है। सचेत इंद्रियों का कवि। कवियों का कवि कहा जाता है इनको, कवियों का कवि। याद रखना है, इनके उपनाम हैं। सचेत इंद्रियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। इनकी बात बोलेगी हम नहीं 1981 जिसका रचनाकाल है, उसी कविता से ये पंक्तियां हैं। बात बोलेगी हम नहीं, इसका रचनाकाल माना गया है 1981। याद रखना है। इसके अलावा इनकी और भी इम्पोर्टेंट कविताएं हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, संस्कृति बोध व मानव बोध के कवि किसे कहा जाता है? नरेश मेहता, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे या रघुवीर सहाय? आपको बताना है। ऑप्शन से ए इसमें सही आंसर है। संस्कृति बोध एवं मानव बोध के कवि नरेश मेहता को कहा जाता है। इसके अलावा नए बिंबों का सर्जक कवि भी इन्हें कहा जाता है। नए बिंबों का सर्जक कवि किसे कहा जाता है? नरेश मेहता को कहा जाता है। इनकी अन्य रचनाएं, इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं अरण्या, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रार्थना पुरुष, तुम मेरा मौन हो, ये इनके प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। कौन सी? अरण्या, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, इसके अलावा प्रार्थना पुरुष, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। बाकी याद रखना है कि संस्कृति बोध एवं मानव बोध के कवि किसे कहा जाता है? नरेश मेहता को। और नए बिंबों का सर्जक कवि भी नरेश मेहता को कहा जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति किसकी है? अज्ञेय, त्रिलोचन, मुक्तिबोध या भवानी प्रसाद मिश्र? मिश्र है यहाँ पे। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति किसकी है? तो सही आंसर है अज्ञेय। अज्ञेय की यह पंक्ति है किस कविता से? नाच कविता से यह पंक्तियां ली गई है। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, नेट परीक्षा का ये प्रश्न है। भवानी प्रसाद मिश्र जिनकी कविता है, जिनकी रचना है बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बुनी हुई रस्सी रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। जबकि एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, ये पंक्तियां अज्ञेय की है। याद रखना है। अंधेरे में
कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है? रक्तालोक, सनात पुरुष, अरुण कमल, बरगद या तालाब? इनमें से कौन सा एक प्रतीक के रूप नहीं है अंधेरे में कविता में? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, तालाब। तालाब इसमें प्रतीक के रूप में नहीं लिया गया है, बाकी ये तीनों प्रतीक के रूप में लिए गए हैं, रक्तालोक, सनात पुरुष, अरुण कमल और बरगद। ठीक है। अंधेरे में कविता जिसका रचनाकाल माना गया है 1964 ईस्वी रचनाकाल है। यह मुक्तिबोध की लंबी कविता मानी जाती है। किसकी? मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध की लंबी कविता है जिसमें लगभग 40 पृष्ठ और 8 खंडों में कविता है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की एक लंबी कविता है जो 40 पृष्ठ और 8 खंडों में है, और यह मुक्तिबोध के चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित है। किसमें? चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित है। याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है ये कि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, और यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन ए, नामवर सिंह का। याद रखना है। नेक्स्ट, अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? 1, 2, 3 या 4? आपको बताना है। 4 सप्तक पे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने वो क्लासेस देखी है तो आप अभी तक आपके माइंड में इसका आंसर आ गया होगा। अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? ऑप्शन डी, 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसमें 1943 तार सप्तक, फिर 1951 दूसरा सप्तक, 1959 तीसरा सप्तक और 1979 चौथा सप्तक। याद रखना है। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तार सप्तक के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं। याद रखना है। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा या सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जनवादी विचारधारा, जिसे मार्क्सवादी या प्रगतिवादी विचारधारा भी कहते हैं। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक थे? जनवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, प्रगतिवादी विचारधारा। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी कवि थे। प्रगतिवादी कवि थे। कौन? रामविलास शर्मा। लेकिन अज्ञेय के द्वारा संपादित तार सप्तक के कवियों में शामिल है। कौन? रामविलास शर्मा। इनकी पहचान आलोचनात्मक रचनाओं के लिए है। ये एक श्रेष्ठ गद्यकार थे। कौन? रामविलास शर्मा। याद रखना है। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? आकाशीय कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी या शिल्पगत चमत्कार? सही आंसर बताना है कि प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, शिल्पगत चमत्कार प्रयोगवाद की विशेषता थी, जिसमें नए प्रयोग, नए प्रतीक, नए बिंब, नए उपमानों का प्रयोग किया गया। याद रखना है ऑप्शन डी, शिल्पगत चमत्कार प्रयोगवाद की विशेषता थी।
मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? अज्ञेय, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल और रघुवीर सहाय। सही आंसर बताना है। नेट परीक्षा का प्रश्न है ये। सही आंसर है अज्ञेय। अज्ञेय की पंक्तियां हैं ये। छोटी कविताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है ये। किसकी? अज्ञेय की। छोटी कविताओं के संदर्भ में अज्ञेय की महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। याद रखना है, छोटी कविताओं के लिए, छोटी कविताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण कविता है अज्ञेय की ये पंक्तियां हैं। लंबी कविताओं के लिए अगर पूछा जाए कि लंबी कविताओं के लिए कौन जाने जाते हैं, तो मुक्तिबोध लंबी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। मुक्तिबोध लंबी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। कवि गीत बेचना कवि की मजबूरी है। दूसरों के मुताबिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, या कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत है। इनमें से राइट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। गीत फरोश किसकी कविता मानी जाती है? भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कौन सी? गीत फरोश। भवानी प्रसाद मिश्र जिन्हें कविता के गांधी कहा जाता है। कविता के गांधी किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को, जो कि दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरों के मुताबिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश में कवि ये कहना चाहते हैं, कवि ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि आज के जीवन में कवि कर्म करना भी कठिन हो गया है। दूसरों के मुताबिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। याद रखना है। अज्ञेय द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियां भी शामिल हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, राइट आंसर आपको बताना है। इसमें 4 सप्तकों में सही आंसर है ऑप्शन ए, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। शकुंतला माथुर जो कि दूसरे सप्तक की कवित्री है। शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी जो कि तीसरे सप्तक की कवि है, और सुमन राजे जो कि चौथे सप्तक की कवि मानी जाती है, कवित्री मानी जाती है। याद रखना है, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। किसकी कविता में प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीजीटी परीक्षा का यह प्रश्न है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य किसकी कविताओं में मिलता है? रघुवीर सहाय, प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह या भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, प्रभाकर माचवे की कविताओं में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य मिलता है। प्रभाकर माचवे जो 4 सप्तक के कवियों में शामिल है, 4 सप्तक के कवियों में शामिल है। याद रखना है। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया या अमन का राग। बताना है। महाप्रस्थान जो कि नरेश मेहता की रचना है, नरेश मेहता की रचना है। उर्वशी जो कि दिनकर की रचना है। कनुप्रिया जो कि धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। अमन का राग जो कि शमशेर बहादुर की
शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। कौन सी रचना? अमन का राग। आपको बताना है कि इनमें किसी कौन सी रचना है जो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। ऑप्शन डी अमन का राग, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता मानी जाती है। कौन सी? अमन का राग। महाप्रस्थान, उर्वशी और कनुप्रिया, ये तीनों रचनाएं पौराणिक कथा पर आधारित है। कनुप्रिया जो कि धर्मवीर भारती की रचना है, इसमें राधा का नवीन रूप में चित्रण किया गया है। याद रखना है ऑप्शन डी अमन का राग, जो कि एक लंबी कविता मानी जाती है शमशेर बहादुर सिंह की, यह पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? अरण्या, संशय की एक रात, प्रार्थना पुरुष या चुका भी नहीं हूं मैं। बताना है कि इनमें से कौन सी रचना है जो नरेश मेहता की नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी चुका भी नहीं हूं मैं। यह रचना किसकी है? यह रचना शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है ये। कौन सी? चुका भी नहीं हूं मैं, जिसका रचनाकार माना गया है 1975 और जिसके लिए 1977 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना है अरण्या, जो कि नरेश मेहता की रचना है, रचनाकार माना गया है 1985 और जिसके लिए इन्हें 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरण्य जो कि एक खंड काव्य माना जाता है, खंड काव्य है। संशय की एक रात, जिसका रचनाकाल 1962 ईस्वी है, जो नाट्य शैली की एक लंबी कविता मानी जाती है। लंबी कविता मानी जाती है नाट्य शैली की। याद रखना है प्रार्थना पुरुष, जो कि एक खंड काव्य है, जिसमें गांधी जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। खंड काव्य है जिसमें गांधी जी का जीवन चरित्र है। याद रखना है गांधी जी का जीवन चरित्र है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी रचनाएं नरेश मेहता की नहीं है? तो चुका भी नहीं हूं मैं, यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। 1975 इसका रचनाकाल है और 1977 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी तीनों रचनाएं नरेश मेहता की है। अरण्या जो कि एक खंड काव्य है, 1985 इसका रचनाकाल है और 1988 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संशय की एक रात जो कि 1962 रचनाकाल है, नाट्य शैली की एक लंबी कविता मानी जाती है। प्रार्थना पुरुष जो कि खंड काव्य है, जिसमें गांधी जी का जीवन चरित्र है। याद रखना है सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। और अगर हाँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और क्लास को अपना प्यार देना। नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? नकेनवाद छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य या इनमें से कोई नहीं। नकेनवाद जिसकी स्थापना 1956 में नलिन विलोचन शर्मा ने की थी। नलिन विलोचन शर्मा 1956 में नलिन विलोचन शर्मा ने नकेनवाद की स्थापना की थी। आपको बताना है कि किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए नकेनवाद प्रयुक्त हुआ है। नकेनवाद को प्रयोगवाद की ही एक शाखा माना जाता है। इसके अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया गया है? इसके अंतर्गत 3 कवियों को लिया गया है। नकेनवाद में 3 कवियों को लिया गया है इसमें, और यह प्रयोगवाद की ही एक शाखा मानी जाती है। प्रयोगवाद की शाखा मानी जाती है नकेनवाद। याद रखना है। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है?
नई कविता, अकविता, प्रयोगवाद या नकेनवाद? बताना है। परपद्यवाद किसका पर्याय है? ऑप्शन डी नकेनवाद। परपद्यवाद या नकेनवाद? नकेनवाद को परपद्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। परपद्यवाद या नकेनवाद दोनों प्रयोगवाद की ही शाखा माना जाता है। नकेनवाद को ही परपद्यवाद के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। नकेनवाद को परपद्यवाद के नाम से ही जाना जाता है, दोनों एक ही हैं और इन दोनों को प्रयोगवाद की शाखा माना जाता है, याद रखना है। नकेनवाद या परपद्यवाद में किन 3 कवियों को लिया गया है? नकेनवाद और परपद्यवाद में किन कवियों को लिया गया है? नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार, जिनको कि नकेनवाद में इन 3 कवियों को लिया गया है। नकेनवाद या परपद्यवाद इन 3 सुशिक्षित कवियों द्वारा संचालित एक संगठित काव्य आंदोलन माना जाता है। इन 3 कवियों के नाम के प्रथम अक्षर से ही नकेनवाद बना है। न, केसरी कुमार से के और नरेश कुमार से न। इन तीनों कवियों के नाम के प्रथम अक्षर से ही नकेनवाद बना गया है, जिसकी स्थापना 1956 में नलिनी विलोचन शर्मा ने की थी, याद रखना है। प्रकृतिवाद या प्रयोगवाद छायावाद की ही उपशाखाएं हैं। वे मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या हरिऔध? इंपॉर्टेंट कथन है, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सुमित्रा नंदन पंत का यह कथन है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की ही उपशाखाएं हैं। वे एक ही युग चेतना, युग सत्य से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखना है। कोटेशन सारी इंपॉर्टेंट है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयुक्ता कौन माने जाते हैं? विजय देव नारायण शाही, मुक्तिबोध, मनोहर श्याम जोशी या इनमें से कोई नहीं? बताना है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता है। सही आंसर है ऑप्शन बी मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इसमें राइट आंसर है, याद रखना है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। टीजीटी, पीजीटी, नेट परीक्षा सभी में यह प्रश्न पूछा गया है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर है अज्ञेय। अज्ञेय ने प्रयोगवाद नाम का विरोध करते हुए दूसरे सप्तक की भूमिका में यह लिखा है, क्या लिखा है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, क्योंकि अज्ञेय ने इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद नाम स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने दूसरे सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद नाम का विरोध किया है, याद रखना है। किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? हमने पीछे एक ऐसा प्रश्न पढ़ा कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य किसकी कविताओं में मिलता है? तो हमने पढ़ा था कि प्रभाकर माचवे की कविताओं में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद प्लस नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य किसकी कविताओं में मिलता है? तो प्रभाकर माचवे। यहाँ पे पूछा गया है छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण किसकी कविताओं में पाए जाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं,
याद रखना है। नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है जो छायावाद में निराला की थी। इंपॉर्टेंट कोटेशन बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि नई कविता में मुक्तिबोध की भी वही जगह है जो छायावाद में निराला की थी। श्याम सुंदर दास, त्रिलोचन, नगेंद्र, नामवर सिंह। सही आंसर बताना है कि यह कथन किसका है। तो यह कथन है ऑप्शन डी, नामवर सिंह का यह इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। प्रयोगवाद युग हमने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सबको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, थैंक यू।